हेलो एवरीवन। आज हम 12th क्लास का फर्स्ट बुक का सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पढ़ते हैं, जो वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस पर प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा आसानी से बन सकता है और यह चैप्टर में से आसानी से क्वेश्चन भी लर्न किए जा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में। सोवियत संघ के विघटन के बाद उभरने वाले सत्ता के दो प्रमुख वैकल्पिक केंद्र थे, जिसमें यूरोपीय संघ और आसियान था। वैसे तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो 3 केंद्र उभर कर आए थे, यूरोपीय संघ, आसियान और चीन। पर सबसे ज़्यादा जिसने प्रोग्रेस की थी वो यूरोपीय संघ और आसियान था। उससे पहले हम पढ़ते हैं मार्शल योजना। मार्शल योजना क्या है? दूसरे विश्व युद्ध से यूरोप बहुत प्रभावित हुआ और अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने में ज़बरदस्त मदद की, जिसे हम क्या कहते हैं? मार्शल योजना। मार्शल योजना के बाद हम आते हैं यूरोपीय संघ पर। यूरोपीय संघ क्या था? यह एक आर्थिक सहयोग वाली संस्था थी, पर बाद में यह राजनीति सहयोग वाली संस्था बन गई थी। सबसे बड़ा देश यूरोपीय संघ उभर कर आया था सोवियत संघ के विघटन के बाद। अब यह विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लग गया था। इसके बाद इसके पास अपना झंडा, अपना राष्ट्रीय गान, अपना राष्ट्रीय स्थापना दिवस था और अपनी मुद्रा थी, जिसे हम यूरो कहते हैं। संविधान बनाने का प्रयास इसका असफल रहा था। सोवियत संघ ने 2003 में अपना संविधान बनाने का भी प्रयास किया था, पर उसका यह प्रयास असफल रहा था। यूरोपीय संघ की विशेषता। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं? यूरोपीय संघ की विशेषता। यूरोपीय संघ की विशेषता में क्या आएगा कि यह ज़बरदस्त आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव रहा था। उसके बाद 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी यह उभर कर आया था। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी इसका 12,000 अरब डॉलर है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए एक खतरा बनी थी, क्योंकि अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा यूरो बहुत मजबूत मुद्रा बनी थी। 2 सदस्य देश फ्रांस, ब्रिटेन के पास भी वीटो पावर है। इसके यूरोपीय संघ के जो 2 सदस्य देश हैं, फ्रांस और ब्रिटेन, इसके पास वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होता है? जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, विशेष शक्तियाँ। अब दुनिया की सबसे बड़ी सेना यूरोपीय संघ के पास ही है। यूरोप के पास दुनिया की सबसे बड़ी, मजबूत और सबसे ज़्यादा सेना यूरोपीय संघ के पास है। ये था हमारा यूरोपीय संघ। अब इसका सेकंड आपको बताया था, सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सेकंड टॉपिक है इसका, आसियान। आसियान क्या है? आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में 5 देशों में बैंकॉक द्वारा की गई थी। घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की थी। दोबारा बताती हूँ कि इसकी 1967 में 5 देशों में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी। अब कई बार बच्चे इसमें गलत कर देते हैं कि आसियान की स्थापना कब हुई और आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई। देखो, इसको ध्यान से एक बार बस लर्न करना है कि आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी और आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई है। इसमें कई बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। आसियान कितने देशों से मिलकर बना है? आसियान पहले 5 देश थे, फिर बाद में इसमें 5 देश और शामिल हो गए थे। यह 10 देशों से मिला हुआ एक संगठन है। 5 देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में शामिल 5 देश है ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अब आसियान, आप लोगों ने यह देखा कि आसियान का नाम क्या है, स्थापना कब हुई
और इसके कौन कौन से इसमें शामिल देश हैं। अब हम देखते हैं आसियान शैली। आसियान शैली के बिना किसी लड़ाई झगड़े से काम किया या सहयोगात्मक या मेल मिलाप से कार्य करना ही क्या कहलाता है? आसियान शैली। आसियान शैली को हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि आसियान शैली का काम होता है आराम से बिना किसी लड़ाई झगड़े से कार्य करना। आसियान के 3 स्तंभ होते हैं: आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब देखते हैं आसियान सुरक्षा समुदाय में क्या आता है। आसियान सुरक्षा समुदाय में विवादों को सुलझाया जाता है। इन देशों में कोई भी आपस में कोई विवाद लड़ाई झगड़े होते हैं तो आसियान सुरक्षा समुदाय द्वारा इन विवादों को सुलझाया जा सकता है। आर्थिक समुदाय में क्या आएगा कि पैसों से संबंधित कोई भी बात विवाद लड़ाई झगड़े हो रहे पैसों से संबंधित उसको लेकर आर्थिक समुदाय में जाया जाता है। उसके बाद इसमें साझा व्यापार को अपनाया है और मुक्त बाजार को भी अपनाया है। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक को बढ़ावा देना, इसमें कुछ भी नहीं ऐसे एक्सप्लेन करना है, सिर्फ तुम्हें आर्थिक और सामाजिक समुदाय में वहाँ की हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले पॉइंट बताने हैं कि हमारी संस्कृति को कैसे कैसे बढ़ावा दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं आसियान के उद्देश्य। आसियान के उद्देश्य में क्या आएगा कि आसियान देश की सुरक्षा। आसियान का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? देश की सुरक्षा करना। आसियान देश के नीति निर्देशों में तालमेल बनाना, ये इसके दो मेन पॉइंट वाले उद्देश्य हैं। पहला इसका उद्देश्य है आसियान देशों की सुरक्षा करना, आसियान देश की विदेश नीति में तालमेल बनाना। अब 2 मार्क्स का कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आसियान विजन क्या है या आसियान 2020 किसे कहते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा दिया था। आसियान ने क्या कहा था कि अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा तो उस लड़ाई झगड़े को बंद करके बातचीत द्वारा उसे सुलझाया जाए। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया था। आसियान ने पूर्वी तिमोर के संगठन को भी संभाला था, जो उनके वाद विवाद थे उन वाद विवादों को ख़त्म किया था। अब इसी बीच जो 1 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत ने सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया था। सिंगापुर और थाईलैंड आसियान के ही देश हैं, इसलिए भारत ने सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया था। अब पढ़ते हैं इसका जो हमने सेकंड पॉइंट, पहले क्या पढ़ा था हमने? सोवियत संघ। दूसरा पढ़ा था हमने आसियान और तीसरा क्या है? चीन। अब चीन की अर्थव्यवस्था, चीन आर्थिक नीतियों के कारण विकसित हुआ था। मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी, जिसे हम ओपन डोर भी बोल सकते हैं, कि कोई भी आए व्यापार करे, जिसके कारण और भी ज़्यादा चीन आगे बढ़ने में प्रोत्साहित हुआ था। आर्थिक विकास में यह अमेरिका से आगे निकल जाएगा 2040 में। ये कहते हैं कि चीन इतनी तेज़ी से विकास कर रहा है कि 2040 में यह अमेरिका से कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएगा और आर्थिक नीतियों के कारण ही यह सबसे आगे होगा। माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी, जिसके बाद यह और नई आर्थिक नीति के कारण यह आगे बढ़ा था। इस कारण चीन ने कौन सी नीति अपनाई थी? नई आर्थिक विकास नीति अपनाई थी, जिसमें 6% की दर से यह आगे बढ़ता चला गया था। अब आगे हम देखते हैं इसमें 1973 में चाओ एंड लाई ने 4 क्षेत्रों में 1973 में चाओ एंड लाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव पास किया था, जिसमें कृषि को किस ढंग से आधुनिकीकरण के कारण आगे बढ़ाया जाए, उद्योगों में कैसे नई नई कंपनियां काम करके नए नए बिजनेस को चलाया जाए, सेना और विज्ञान।
आगे 1978 में मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया था, जिसे देंग सियाओपिंग ने दिया था। 1982 में खेती का निजीकरण किया था और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। 2001 में व्यापार संगठन में शामिल हो गया। ये नीतियाँ थी जिसके कारण चीन बहुत आगे आर्थिक रूप से बढ़ा और आज दुनिया में सबसे तेज़ी से आर्थिक नीति के कारण यह विकास कर रहा था। ये आपका सत्ता के वैकल्पिक के अंदर चैप्टर क्लियर होता है।